हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। स्टडी पिलर पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास पर हम करने वाले हैं एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ये किसका मात्रक है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन डी ज्योति फ्लक्स का। तो जल्दी से राइट आंसर ना कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। देखो, सबसे पहले ये पता करो कि ये प्रकाश वर्ष होता क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई डिस्टेंस को, दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब ये देखो वर्ष, इस वर्ष को देख के ना इसका आंसर समय मत कर देना, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? देखो, समय का मात्रक होता है सेकंड, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। दूरी का मात्रक होता है, वैसे दूरी का मात्रक होता है मीटर, लेकिन हमने यानी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। देखो, इसकी डेफिनेशन से ही पता चलता है, एक वर्ष में तय की गई प्रकाश के द्वारा दूरी, तो यानी दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? जल्दी से बताओ। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। पारसेक ये होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, ठीक है। एक पारसेक किसके बराबर होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष ये बराबर होता है 9.46 गुना में 10 की पावर 12 किलोमीटर के। अगर आपसे मीटर में पूछ लिया जाए तो 9.46 गुना में 10 की 15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को जरूर से याद रख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए लाप्लेस ने, ऑप्शन बी चैम्बरलेन ने, ऑप्शन सी इमैनुअल कांट ने, ऑप्शन डी मोल्टन ने। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ना भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने, यानी सभी वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आरंभिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने। सबसे पहले इमैनुअल कांट ने सिद्धांत दिया था पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर, ठीक है। इमैनुअल कांट ये कहाँ के थे? ये एक जर्मन दार्शनिक थे। ये जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, ठीक है। जो इमैनुअल कांट ने सिद्धांत दिया ना, इस सिद्धांत में देखो हमारा राइट आंसर तो क्या है? ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। लेकिन जो ये लाप्लेस है ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इमैनुअल कांट ने जो सिद्धांत दिया था ना, इसमें लाप्लेस ने कुछ संशोधन किया, ठीक है। कुछ संशोधन किया ना, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना कहा गया, ठीक है। निहारिका परिकल्पना कहा गया उस संशोधन को, ठीक है। अब ये है जो चैम्बरलेन और मोल्टन।
ठीक है, ये भी याद रख लेना। इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने कहा था कि एक अन्य तारा, ये है सूर्य, ठीक है, एक अन्य तारा सूर्य के नजदीक से क्या हुआ, गुजरा, ये यहां से गुजर गया, ठीक है। एक सूर्य है ना, यानी सूर्य एक तारा है, इसके नजदीक से एक तारा गुजरा, ठीक है। तो इस तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, सूर्य सूर्य का एक, ये मान लो एक पार्ट, ठीक है, एक सिगार के टाइप का, तो ये सिगार के टाइप का जो ये पार्ट था ना, ये अलग हो गया और दूर जाकर ना ये सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। ये बातें किसने कही है, चैम्बरलेन ने और मोल्टन ने कही है ये बातें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के उद्गम के संबंध में कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा स्वीकार्य किया गया है, यानी स्वीकार किया गया है। देखो ब्रह्मांड के उद्गम उद्गम को लेकर ना सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार, अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन पूछा क्या गया है, सबसे अधिक सबसे अधिक स्वीकार्य करने वाला कौन सा सिद्धांत था। ऑप्शन ए नेबुलर परिकल्पना, ऑप्शन बी टकराव का सिद्धांत, ऑप्शन सी बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन डी निहारिका परिकल्पना, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत ये सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाने वाला सिद्धांत था ब्रह्मांड के उद्गम से संबंधित, ठीक है। क्या था ये बिग बैंग सिद्धांत, देखो यहाँ पे मैं आपको रफली बता देता हूँ। एक पदार्थ था, ठीक है, एक पदार्थ है, ठीक है, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। अब इस पदार्थ का क्या था, आयतन, तो इस पदार्थ का आयतन तो था सूक्ष्म, लेकिन इसका घनत्व और इसका तापमान, इसका घनत्व और तापमान क्या था, इन्फिनिटी था, अनंत था, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक ही स्थान पर था। तो एक दिन क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, विस्फोट हो गया। तो विस्फोट हो गया तो इसके टुकड़े ऐसे बिखर गए, ठीक है। तो ऐसे इसके टुकड़े बिखर गए, तो क्या हुआ, ऐसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ बिल्कुल डिटेल में, देखो यहाँ पे, आरंभ में वे सभी पदार्थ है जिनसे ब्रह्मांड बना ना, वे अति छोटे क्या थे, एकाकी परमाणु के रूप में थे और एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन क्या था, अत्याधिक सूक्ष्म, और तापमान और घनत्व क्या था, इन्फिनिटी, अनंत था। इस प्रक्रिया में जो छोटे गोलक में क्या हुआ, भीषण विस्फोट हो गया और इस प्रक्रिया से एक सेकंड के बाद क्या हो गया, ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, ठीक है। आया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो ये सिद्धांत है ना, बिग बैंग सिद्धांत, इसके पक्ष में एडविन हब्बल ने कौन सा कथन सत्य कहा है, इन चारों में से बताना है। ऑप्शन ए, एडविन हब्बल ने क्या ये बात कही थी कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। दूसरा ऑप्शन, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तीसरा ऑप्शन, इसे विस्तृत, इसे क्या कहते हैं, विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, ये सारे ऑप्शन ठीक है आपके, जल्दी से बताओ। एडविन हब्बल ने क्या कहा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, देखो एक तो ये बात कही ने, आकाश गंगा एक दूसरे से दूर है। आकाश गंगा होती क्या है, तारों के समूह को क्या, तारों के समूह को कहते हैं, तारों के समूह को आकाश गंगाएं कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात इसकी, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, ये बात बिल्कुल ठीक कही इन्होंने। फिर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जब आकाश गंगा एक दूसरे से दूर होते जाएंगे तो ब्रह्मांड का विस्तार भी होगा, ये भी ठीक है, ये भी बात कही थी। और इसे क्या कहते हैं, विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निहारिका, निहारिका का अर्थ क्या होता है? बताओ जल्दी से। मैंने आपको बताया था निहारिका के बारे में। अब आप बताओ जल्दी से निहारिका का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए उपग्रह, ऑप्शन बी बड़े ग्रह, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी गैस व धूल के घूमते बादल। देखो, निहारिका का अर्थ होता है गैस और धूल के घूमते बादल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। निहारिका का अर्थ होता है गैस व धूल के घूमते बादल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बुध, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र और पृथ्वी। इन चारों ग्रहों में से कौन सा है जो जोवियन ग्रह की लिस्ट में नहीं आता? ठीक है, देखो, एक होते हैं पार्थिव ग्रह और एक होते हैं जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रह। ठीक है, अब इनके बारे में पहले यानी आपको डिफरेंस बता देता हूँ, क्या क्या डिफरेंस है। पार्थिव ग्रह, ठीक है, पार्थिव ग्रह को कहते हैं भीतरी ग्रह भी कहा जाता है इनको, भीतरी ग्रह यानी इनर प्लैनेट भी कहा जाता है, इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है पार्थिव ग्रह को। जोवियन ग्रह इनको कहा जाता है आउटर, आउटर प्लैनेट या फिर बाहरी, बाहरी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जो पार्थिव ग्रह होते हैं ये क्या कैसे होते हैं? ये आकार में छोटे होते हैं, ये आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और जो ये बाहरी ग्रह होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? आकार में बड़े होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, और जो ये पार्थिव ग्रह होते हैं ये सूर्य के पास होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सूर्य के पास होते हैं। और जो बाहरी ग्रह होते हैं ये सूर्य के दूर होते हैं। ठीक है, ये सूर्य से दूर होते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे कि जोवियन ग्रह नहीं है, तो कौन सा है जोवियन ग्रह नहीं है? यानी पार्थिव ग्रह है। ठीक है, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ आप। देखो, इनमें से कौन सा है जो जोवियन ग्रह नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो पार्थिव ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र और पृथ्वी में से देखो, बुध, शुक्र और पृथ्वी, बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये क्या है? ये सूर्य के पास में है। ठीक है, ये है सूर्य के पास में, तो इसको क्या कहा जाएगा? भीतरी ग्रह, इनको कहेंगे हम भीतरी ग्रह। तो ये होते हैं पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा? जोवियन ग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा मिलेगा कि जोवियन ग्रह इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो जोवियन ग्रह कौन सा है इनमें से? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डंबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डंबल प्रतिपादन यानी डंबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए एडविन हब्बल के द्वारा, ऑप्शन बी सर जॉर्ज डार्विन के द्वारा, ऑप्शन सी इमैनुअल कांट के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डंबल का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से बताओ, डंबल का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था सर जॉर्ज डार्विन ने 1838 में। सर जॉर्ज डार्विन ने दिया था डंबल का सिद्धांत 1838 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लूटो, प्लूटो को बोना ग्रह की सूची में कब रखा गया? या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि प्लूटो को
घरों की सूची से कब हटाया गया? तो ऑप्शन ए 1990, 2000, 2006 या 2009। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 2006 में। 2006 में हटाया गया है प्लूटो को घरों की लिस्ट में से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी अवधि सबसे लंबी है? किसकी अवधि सबसे लंबी है? युग की, ईयान की, कल्प की या महाकल्प की? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ईयान की। ईयान, इसकी अवधि सबसे लंबी है, ये याद रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी है? पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 2 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी 17 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन सी 15 लाख किलोमीटर लगभग, ऑप्शन डी 3 करोड़ किलोमीटर। देखो पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी है? पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी है? 14 करोड़ 95 लाख और 98 किलोमीटर। ये है पृथ्वी की औसतन दूरी। आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार चंद्रमा एक टकराव का नतीजा है, इसे क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से। आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार चंद्रमा एक टकराव का नतीजा है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बिग बैंग सिद्धांत, द बिग स्प्लैट, ऑप्शन सी सौरमंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ। टकराव का नतीजा है, चंद्रमा एक टकराव का नतीजा है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है द बिग स्प्लैट। द बिग स्प्लैट, द बिग स्प्लैट कहा जाता है कि चंद्रमा है वो क्या है? एक टकराव का नतीजा है। ठीक है, देखो डिटेल में बताऊं आपको। देखो सुनो, यानी बहुत समय पहले ना एक मंगल ग्रह से भी 3 गुना बड़े आकार का, देखो पृथ्वी से ना मंगल ग्रह मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड था जो पृथ्वी से टकरा गया। ठीक है, पृथ्वी से वो टकरा गया और इस टकराव को ही क्या कहते हैं? द बिग स्प्लैट। द बिग स्प्लैट। प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल कौन सी गैसों से बना हुआ था? यानी स्टार्टिंग में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय जो वायुमंडल था ना वो कौन सी गैसों से बना हुआ था? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। जो उस समय यानी प्रारंभ में वायुमंडल था ना वो हाइड्रोजन और किससे बना हुआ था? हीलियम से बना हुआ था। और जो आज का वायुमंडल है वो किससे बना हुआ है वर्तमान का? नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, नाइट्रोजन आई थिंक 78% है और ऑक्सीजन है 21% अप्रोक्स है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग कितने साल के अंतर्गत महासागरों का उदय हुआ? ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग कितने साल के अंतर्गत महासागरों का उदय हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष के अंतर्गत महासागरों का उदय हुआ था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आपको ये बताता हूँ। ठीक है, इसकी सच्चाई क्या है? ये 50 करोड़ साल के अंतर्गत जो महासागरों का उदय हुआ था ना, देखो वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के
वर्षा के पानी में घुलने से क्या हुआ, जो CO2 थी ना, जो वायुमंडल में CO2 थी, वो किसके साथ मिल गई, पानी के साथ मिल गई। तो तापमान में, ऐसा होने पर तापमान में और अधिक गिरावट आ गई, जिससे और अधिक सघन और अधिक वर्षा आई। और यह वर्षा का पानी क्या हुआ, पानी की गर्तों में समा गया और पानी इकट्ठा होने लगा, जिससे किसका निर्माण हो गया, महासागरों का निर्माण हो गया। और ये आपका आंसर है कि पानी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़, पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत महासागरों का उदय हो गया था। अब चलते हैं, हमारी लास्ट स्लाइड है ये, इसमें दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक तो उत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है, देखो, पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन की प्रक्रिया से पृथ्वी के, देखो, पृथ्वी के का ठंडा होना और विभेदन, विभेदन क्या होता है, हल्के व भारी पदार्थों का अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। हल्के पदार्थ और भारी पदार्थों का अलग होना क्या कहलाता है, विभेदन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से तो ये है विभेदन की डेफिनेशन। अब देखो उत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है। देखो पृथ्वी का ठंडा होना और जो ये विभेदन की प्रक्रिया है, इससे क्या हुआ, पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग था उसमें, उससे बहुत सारी गैसें बाहर निकली, और इन्हीं गैसों को, ये गैसें बाहर निकली ना, तो इन्हीं, यानी इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। और इसी से आज के वायुमंडल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। तो यहीं पर आज की सेशन को हम करते हैं खत्म। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, अगली क्लास के स्टार्ट होने से पहले आपका कमेंट पढ़ लिया जाएगा और उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा आपके डाउट को। चलो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।